हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर 6 को। चैप्टर 6 के अंदर सबसे पहले हम फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम रिकर्जन को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो हम सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, हम उसके साथ में काफ़ी सारा कोड लिखने वाले हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। साथ के साथ जो लेक्चर के हमारे नोट्स होंगे, स्लाइड्स होंगी, उनको डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा पाइथन से रिलेटेड अगर हमें किसी और टॉपिक को पढ़ना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर हमें अवेलेबल मिल जाएगी, वहां से जाकर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 6 के साथ। हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने चैप्टर 6 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शन ऐसी चीज़ है, ये ऐसा वर्ड है जिसको अभी तक के चैप्टर्स में हमने बार बार सुना है, बट इसको एग्जैक्टली अभी क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वो हम समझ नहीं पाए हैं। तो फंक्शंस की जब हम बात करते हैं पाइथन के अंदर, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब जैसे पहले हमने लूप्स की बात की थी, लूप्स को हम इसलिए यूज़ करते थे अगर किसी काम को हमें कुछ सेट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर करके करवाना हो। अब लूप्स के अंदर फिक्स होता था कि एक बार हमने लूप का लॉजिक लिख दिया, अगर हमने लिख दिया कि कोई लूप 1 से लेके 10 तक चलेगा तो 10 टाइम्स चल रहा होगा या 9 टाइम्स चल रहा होगा, तो उसका सेट लॉजिक है, उतनी ही बार वो काम परफॉर्म होगा। पर फंक्शंस एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब एक ऐसा कोड होता है जिसको एक बार हमने लिख दिया तो उसे हम बार बार कितनी भी बार यूज कर सकते हैं सेम काम को परफॉर्म करने के लिए। अब उसका सबसे बेसिक एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पाइथन फाइल, और हमें कुछ ऐसा काम दिया जाता है कि हमें 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने अपना पहला नंबर लिख दिया a इज इक्वल टू 5, हमने अपना दूसरा नंबर लिख दिया b इज इक्वल टू 10, और फिर हमने एक वेरिएबल बना लिया सम इज इक्वल टू a प्लस b, इस तरीके से। और फिर हमें क्या करना है, उस सम को प्रिंट करवाना है, तो उसे हमने प्रिंट करवा दिया। अब कल को हो सकता है हमने बहुत सारा कोड बीच में और लिखा, मतलब दिस इज प्रोबेबली मोर लाइंस ऑफ कोड, यहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं 15-16 लाइंस ऑफ कोड आ गए, एंड दोबारा से हमें कोई दूसरे नंबर्स हुए a और b जिनका हमें सम कैलकुलेट करना पड़ गया। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, सम के अंदर a प्लस b लिखेंगे एंड दोबारा से हम प्रिंट करवाएंगे सम को। एंड इसी तरीके से हो सकता है हमें फिर ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ गई एंड दोबारा से यही सेम लॉजिक हमें रिपीट करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर a अब हो सकता है 12 हो गया हो, ये हो सकता है 17 हो गया हो, एंड दोबारा से हम a प्लस बी को कैलकुलेट करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हैं सम। तो इस तरीके से यहाँ तो वैसे हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है a प्लस बी का सम कैलकुलेट करने का, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में इतने सिंपल एग्जाम्पल्स नहीं होते, पर क्योंकि अभी हम बिगिनर लेवल से चीज़ों को सीख रहे हैं तो हम सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें खटक रही होगी कि ये जो कोड है ये हमने यहाँ पर भी लिखा, इसी सिमिलर कोड को मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ गया, इसी सिमिलर कोड को मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ गया। तो ये जो रिपीटेबिलिटी है कोड के अंदर, कोड क्या कर रहा है, कोड के अंदर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, या इसके लिए एक और बेटर वर्ड होता है रिडंडेंट। रिडंडेंट यानी इंग्लिश के अंदर रिडंडेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो रिपीट हो रही है। तो रिडंडेंट कोड एक खराब प्रोग्रामर की निशानी होती है कि बार बार वही सेम लाइन ऑफ कोड रिपीट होके लिखी जा रही है कोड के अंदर। तो जनरली ये एडवाइस किया जाता है कि अगर सेम लाइंस ऑफ कोड हमें 2 बार 3 बार लिखनी पड़ जाए तो उसे एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली ये जो काम है जिसे हमने बार बार रिपीट करके किया है, एक बेहतर तरीका इसी सेम काम को करने का होता कि हम इस काम को परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन बना देते। फंक्शन का क्या काम होता है, फंक्शन का काम होता है 2 नंबर्स ले, उन दोनों का सम कैलकुलेट करे और सम को प्रिंट करवा दे। ये सिंपल काम होता है एक फंक्शन का। अब फंक्शन क्रिएट कैसे करें इस सेम काम को परफॉर्म करने के लिए? फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं अपना एक कीवर्ड, दिस इज डेफ। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने का मतलब जैसे वर्ड मीनिंग जब लिखते हैं तो किसी वर्ड को डिफाइन करते हैं, वैसे हम बता रहे हैं हमारा फंक्शन काम क्या करेगा। तो डेफ हम एक कीवर्ड लिखते हैं, फिर अपने फंक्शन को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे वेरिएबल्स को कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस फंक्शन को नाम देते हैं कैलकुलेट, CALC, इस तरीके से कैलकुलेट सम या अंडरस्कोर सम, ये मैंने अपने फंक्शन को नाम दे दिया। उसके बाद फंक्शन में क्या लिखते हैं, हम पेरेंथेसिस लिखते हैं एंड कोलन लगा देते हैं। ये जो पेरेंथेसिस होते हैं इनके अंदर हो सकता है हम कोई 2 वैल्यूज़ को इनपुट ले लें। 2 वैल्यूज़ को फंक्शन के अंदर इनपुट लेने का बेसिक मतलब होता है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू इनपुट लेता है और फिर उन वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ आउटपुट हमें रिटर्न करके देता है। जैसे इसका अगर एक चार्ट बनाकर हम एक्सप्लेन करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फंक्शन। अभी कंसेप्चुअली इसको हम समझ रहे हैं। फंक्शन क्या करता है, आइडियली फंक्शन कुछ इनपुट लेता है
और कुछ आउटपुट हमें रिटर्न करता है। तो जो चीज़ वो इनपुट लेता है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया डेफ अपने फंक्शन का नाम, फिर कुछ वैल्यूज अगर वो इनपुट ले रहा है तो ये हमारा पैरामीटर 1 हो गया, कॉमा करके पैरामीटर 2 हो गया। इस तरीके से मल्टीपल पैरामीटर्स वो ले सकता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? बेसिकली वेरिएबल्स के हमें नाम लिखने होते हैं कि जो कैलकुलेट सम फंक्शन है ये एक वैल्यू ए ले लेगा, एक वैल्यू बी ले लेगा। ए के अंदर कुछ भी हो सकती है वैल्यू, बी के अंदर कुछ भी हो सकती है वैल्यू, पर यहाँ पे नाम उन वेरिएबल्स के ए और बी हो गए। अब मुझे अगर ए और बी के लिए सम प्रिंट करवाना है तो मैं कोई वेरिएबल ले लेती हूँ, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड फिर मैंने प्रिंट करवा दिया अपने सम को। तो इतना पार्ट क्या किया? इतना पार्ट मेरे फंक्शन ने परफॉर्म करके दे दिया। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि फंक्शन तो इनपुट लेता है और आउटपुट रिटर्न करता है। यहाँ पे मेरा फंक्शन कोई आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहा, पर हम चाहते तो इस सम को रिटर्न भी कर सकते थे। प्रिंट करवाने के बाद हम चाहते तो यहाँ से रिटर्न कर सकते थे अपना सम। तो रिटर्न भी हमारे पास पाइथन के अंदर एक कीवर्ड होता है जो वैल्यू को वापस भेजने के लिए, आउटपुट को वापस भेजने के लिए यूज होता है। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, कुछ लाइनें ऑफ कोड है जो कुछ इनपुट लेता है, पैरामीटर्स इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट रिटर्न करके दे देता है। तो ये एक फंक्शन हो गया पूरा का पूरा मेरा। इसने इन वैल्यूज को इनपुट लिया और इस वैल्यू को आउटपुट करके दे दिया, और ये बीच में उसने कुछ काम है जो उन वैल्यूज के साथ परफॉर्म कर लिया। सो दिस इज एन एंटायर फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। अब ये मुझे अपने कोड में कैसे हेल्प करेगा? ऐसे हेल्प करेगा कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, अब मुझे ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। इन लाइनों को हटाकर व्हाट आई कैन सिंपली डू इज मैं कैलकुलेट सम को कॉल कर दूंगी। कॉल करने का मतलब बुलाना, ये वो वाला कॉल नहीं है टेलीफोन वाला कॉल, पर जैसे हम किसी को काम करने के लिए बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी शेफ को हायर कर लिया, तो उन्हें अब खाना पकाने के लिए क्या बनाना चाहिए उन्हें हमें बुला के बताना पड़ेगा। वैसे ही फंक्शन को काम परफॉर्म करना है, वो काम करवाने के लिए हमें उन्हें बुलाना पड़ेगा। तो बुलाने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर उनके अंदर कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं। ये वही वैल्यूज हैं जो हमारे पैरामीटर्स में जाके स्टोर होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर में ए है, बी है, तो मैं यहाँ पे 1 और 2 लिखूंगी, तो ए के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर 2 जाके स्टोर हो जाएगा। उन्हीं सेम वैल्यूज को जो फंक्शन कॉल होती है, ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी ये फंक्शन कॉल हो जाएगी, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये आर्ग्यूमेंट झगड़ा करना नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट वैल्यू सप्लाई करना है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जिनको हम पास करते हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गई, और इसी आर्ग्यूमेंट को फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम एक पैरामीटर कह देते हैं। अब ये बहुत सारी थ्योरी हो गई, इस सबको हम अभी रिवाइज करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे नए वर्ड्स मिल गए, बस एक बार सीखने के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कैलकुलेट सम के अंदर नाउ आई कैन पास दिस वैल्यू 5 सिंपली एंड दिस वैल्यू 10। तो अब ये पूरा का पूरा कोड हटाकर मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ मुझे ये सिंगल लाइन लिखनी है। ऐसे ही ये पूरा का पूरा कोड हटाकर, चारों लाइनें हटाकर मुझे क्या करना है? मुझे एक कैलकुलेट सम वाली सिंपल लाइन लिखनी है जिसमें मैं पहले वैल्यू पास करूंगी a इज इक्वल टू 2 के लिए 2 और फिर b इज इक्वल टू 10 के लिए 10, और इस पूरे कोड को मैं यहाँ से हटा सकती हूँ। इस पूरे काम को करने के लिए भी, क्योंकि ये काम कहाँ हो चुका है, ये काम ऑलरेडी फंक्शन के अंदर एक बार हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर कैलकुलेट सम को कॉल कर दूंगी फॉर 12 एंड 17। तो मैंने क्या किया? 3 बार अपने सेम फंक्शन को यूज कर लिया। मेरे कोड के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स डिक्रीज हुई, रिडंडेंसी डिक्रीज हुई, और एज अ प्रोग्रामर दिस इज अ बेटर कोड। इसको सेव करके अगर मैं रन करूं, काम वही होगा। पहले क्या हुआ? 5 और 10 का सम कैलकुलेट हो गया 15 के इक्वल, फिर क्या हुआ? 2 और 10 का सम कैलकुलेट हो गया 12 के इक्वल, एंड फिर 12 और 17 का सम कैलकुलेट हो गया 29 के इक्वल। तो लॉजिकली काम वही परफॉर्म हुआ, बस हमने कम लाइंस ऑफ कोड में अपने काम को कर दिया। अब ये तो हो गया प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं। फंक्शंस को यूज करते हैं ताकि हमारे कोड के अंदर से रिडंडेंसी कम हो जाए, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब जब भी आपका इंटरव्यू अगर हो रहा है किसी कंपनी के अंदर, तो उसमें सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि हम लॉजिक सारा सही लिख दें, उसके अंदर ये भी मैटर करता है कि आप कोड किस तरीके से लिख रहे हैं। जबरदस्ती अगर आपने उन्हीं सेम लाइंस को रिपीट करके लिखा हुआ है और उस कोड के लिए हम फंक्शन यूज नहीं कर रहे, दैट इज अ साइन ऑफ अ बैड प्रोग्रामर। तो इस तरीके की गलतियां हमें इंटरव्यूज के अंदर नहीं करनी है। तो अब एक बार सारी चीजों को हम समराइज कर लेते हैं, अपना एक नया फंक्शन बनाते हैं और भी सिंपल, इसको कह देते हैं कैलकुलेट सम। कैलकुलेट सम क्या करता है? ए और बी दो नंबर्स को लेता है, दिस शुड बी ए, एंड फिर क्या करता है? रिटर्न करता है ए और बी का सम। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा छोटा सा फंक्शन हो गया। तो जब भी अब हम कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे, कैलकुलेट सम को, लेट्स सपोज वी कॉल इट विद वैल्यूज 1 and 2, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? हमारे पास 3 प्रिंट होना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? सम को, ये क्योंकि वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं एंड हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। सेव कर लिया,
रन किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इफ़ आई पास इट 178 एंड 221 या 2221, तो ये उसका भी सम कैलकुलेट करके मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो इतने सिंपल तरीके से हमारे फंक्शंस काम करते हैं। अब इसके अंदर टर्मिनोलॉजी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम एक प्रोग्रामर की तरह कोड कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें सही शब्द यूज़ करना भी ज़रूरी होता है। जैसे ये क्या है, ये जो पूरा फंक्शन को हमने डिफाइन करके लिखा हुआ है, इसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज माई फंक्शन डेफिनेशन। इसके अंदर ये जो ए और बी हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। ये जो पूरी लाइन है जिसमें हमने फंक्शन का नाम लिखा है और इस तरीके से चीज़ें की हैं, इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल। और ये जो 1 और 2 वैल्यूज़ है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स की ही वैल्यू जाके हमारे पैरामीटर्स के अंदर स्टोर हो जाती है। हमारा फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, जिसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं और फिर हम उस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अब इससे भी एक और सिंपल फंक्शन बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है जो हेलो प्रिंट करवा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन डेफ लिख दिया एंड इस फंक्शन को नाम दे देते हैं प्रिंट हेलो या प्रिंट अंडरस्कोर हेलो। अब ये जो फंक्शन है हेलो प्रिंट करवाने के लिए हमें एज सच कोई वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो हमारी जो पेरेंथेसिस है उसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं। मतलब ये जो फंक्शन है ये कोई पैरामीटर्स यूज़ नहीं करता, इसका सिर्फ काम क्या है, इसका काम है हेलो को प्रिंट करवाना। और जितनी भी बार अब हम प्रिंट हेलो को कॉल करेंगे, वो सिंपली हमारे लिए हेलो को प्रिंट करवा देगा। जैसे इतने पार्ट को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, सेव एंड रन, तो क्या हुआ, हमारे पास हेलो प्रिंट होकर आ गया। एंड इसी लाइन को अगर हम 5 बार लिख दें तो हमारे पास 5 बार हेलो प्रिंट होकर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो फंक्शंस क्या करते हैं, सेम अगर काम को आपको बार बार रिपीट करके करना होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसका सिर्फ आपको फंक्शन बनाना है, तो उससे कोड के अंदर रिडंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ऑल्सो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर 2 चीज़ें आर कंप्लीटली ऑप्शनल। जैसे हम चाहें कि फंक्शन के अंदर मुझे कोई पैरामीटर नहीं देने, तो बिल्कुल आप बिना पैरामीटर वाला भी फंक्शन बना सकते हैं। और आपको चाहिए कि मेरा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, पैरामीटर ना लेने का मतलब है कोई इनपुट नहीं लेता मेरा फंक्शन, आप वैसा फंक्शन भी बना सकते हैं। रिटर्न ना करने का मतलब कोई आउटपुट नहीं देता मेरा फंक्शन, आप वैसा भी फंक्शन बना सकते हैं। जैसे ये जो हेलो फंक्शन है, ना ये कोई इनपुट ले रहा, ना इसके कोई पैरामीटर्स है, ना ये कुछ आउटपुट दे रहा, ना इसकी कोई रिटर्न वैल्यू है। तो इस तरीके के फंक्शंस बनाना भी कंप्लीटली पॉसिबल है। अच्छा, जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रिंट करवाऊँ प्रिंट ऑफ हेलो, मैंने क्या कराया, मैंने प्रिंट करवाया है प्रिंट ऑफ हेलो का आउटपुट, या इनफैक्ट इसे क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। लेट्स सपोज दिस इज सम आउटपुट वेरिएबल, प्रिंट हेलो का आउटपुट स्टोर कर रहा है और इसी आउटपुट को हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस आउटपुट के अंदर हमारे पास प्रिंट होकर आएगा नन। नन इसलिए प्रिंट होकर आया क्योंकि जो फंक्शन रिटर्न में कुछ रिटर्न नहीं करता, उसके आउटपुट में ऑटोमेटिकली नन वैल्यू आ जाती है। अब एक और बहुत सिंपल सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन विच कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ये हमें फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे एक बार पॉज करना है और खुद से इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करनी है। बाकी सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ एंड इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट कैलकुलेट एवरेज। और इसके अंदर 3 नंबर्स हमारे पास आएंगे। पहले नंबर को ए बोल देते हैं, दूसरे को बी बोल देते हैं, तीसरे को सी बोल देते हैं, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, प्रॉपर इंडेंटेशन देनी है और मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है। पहले तो इनका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम इज गोइंग टू बी ए प्लस बी प्लस सी एंड एवरेज इज गोइंग टू बी सम डिवाइडेड बाय 3। तो या तो हम इस एवरेज को प्रिंट कर सकते हैं या फिर हम इसे चाहें तो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट एवरेज फंक्शन। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज के अंदर हम 1, 2 एंड 3 का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 2.0। इसी तरीके से हम अगर लेट्स सपोज अपने मार्क्स ले लेते हैं, किसी के मार्क्स अगर 98, 97, 95 इस रेशो में आते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द एवरेज, एवरेज इज 96.66। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन को लिख सकते हैं नॉर्मल अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब फंक्शंस के अंदर वो सारे काम हो सकते हैं जो अभी तक हम नॉर्मली फाइल के अंदर लिखते आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे करना है कि इफ़ ए अगर 0 हो गया तो उस केस में क्या करें, तो हम इफ़ भी लगा सकते हैं, हम लूप्स भी लगा सकते हैं फंक्शन के अंदर, पर सारे के सारे काम प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ होंगे, मतलब प्रॉपर स्पेसिंग के साथ हम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस के अंदर उसके टाइप्स की।
पाइथन के अंदर फंक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शंस और एक होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी पाइथन के अंदर लिखे हुए हैं, उनका लॉजिक भी लिखा हुआ है और इनमें से कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस हम यूज भी करते आए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू प्रिंट समथिंग, मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी प्रिंट अपना कॉलेज। ये प्रिंट क्या है, ये प्रिंट एक फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज अ फंक्शन कॉल जिसको हम पहली क्लास से लिखते आए हैं। प्रिंट हमारे बिल्ट इन फंक्शन का नाम है, पेरेंथेसिस हमने लिखा, और ये जो अपना कॉलेज हम पास कर रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। ये जाके प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर स्टोर होता है। जैसे अगर हम हवर भी करें तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दिख रही है विजुअल स्टूडियो कोड में, डेफ प्रिंट, उसके बाद क्या आ रही है, कुछ वैल्यूज आ रही हैं, एंड उसके बाद कुछ और हमारे पास पैरामीटर्स हैं। जैसे हमें यहाँ पे पता चल रहा है प्रिंट फंक्शन के अंदर एक तो आ जाता है कि हम कौन सी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके बाद हमारे पास दो और पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है सेप SEP, ये हमारा सेपरेटर होता है, और एक होता है END, ये हमारा एंडिंग में क्या आना चाहिए। जैसे यहाँ पर SEP का मतलब है कि अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज लिख दी, कॉमा के साथ अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज लिखी तो वहाँ पे सेपरेटर मतलब दो वैल्यूज के बीच में ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ जाएगी। और एंडिंग का मतलब होता है कि अगर हमने दो वैल्यूज को एक बार प्रिंट ने कुछ प्रिंट करवा दिया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट करवाएगा तो हमेशा एक नेक्स्ट लाइन का गैप हमारे पास आएगा। तो ये चीजें ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट अपना कॉलेज एंड देन आई वॉन्ट टू प्रिंट श्रद्धा खापरा, और यहाँ पर मैं कोई गैप नहीं देती, फिर भी प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेप इज ऑटोमेटिकली डिफाइंड टू बी अ स्पेस, सेपरेटर क्या है, दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगी। ये वाली जो एक्स्ट्रा स्पेस है क्योंकि वो डिफाइंड है, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है। या अगर मैं दोनों को अलग अलग लाइंस में प्रिंट करवाऊं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट श्रद्धा खापरा हेयर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एंड जो है, एंड इज डिफाइंड एज बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, सेव किया, दोनों वैल्यूज नेक्स्ट लाइन पे आएंगी। मुझे अगर दोनों वैल्यूज को सेम लाइन पे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर अपने एंडिंग पैरामीटर की कोई और वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आई कैन पास एन एंडिंग पैरामीटर इज इक्वल टू स्पेस, कि मुझे तो भाई ये प्रिंट करवाने के बाद मुझे सिर्फ स्पेस चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज अब सेम लाइन के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएंगी। क्या हुआ, दोनों चीज़ें सेम लाइन के ऊपर प्रिंट होकर आ गई। तो कभी भी अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को सेम लाइन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, सिंपली अपने प्रिंट स्टेटमेंट में, प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या पास करना है, एंड इज इक्वल टू स्पेस पास कर दो। स्पेस की जगह अगर हम डॉलर पास कर दें तो बीच में आउटपुट के डॉलर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी हम पास कर सकते हैं। दिस इज सपोज टू बी माई एंडिंग। ऐसे ही हम अपनी सेपरेटर की वैल्यू के साथ भी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। सो दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन। कभी कभी बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, पर वो अंदर से बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। वो एक्चुअली ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रही होती हैं जिनको अभी तक हमने पढ़ा नहीं, और वही अच्छा और इंटरेस्टिंग पार्ट है कोडिंग के बारे में। चलिए, ये तो हो गया हमारा प्रिंट फंक्शन। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इनबिल्ट होते हैं। जैसे लेंथ फंक्शन को हम पढ़ते आए हैं, हमें टपल की लेंथ दे देता है, स्ट्रिंग की लेंथ दे देता है, लिस्ट की लेंथ दे देता है। दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन, पहले से ही डिफाइंड है। लाइक इफ आई राइट लेंथ ऑफ समथिंग, आई कैन हवर ओवर दिस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड। और ये क्या रिटर्न करता है, ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। इसके अलावा टाइप फंक्शन होता है हमारे पास, रेंज फंक्शन होता है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं लिखूँ रेंज इस तरीके से, तो हवर करेंगे तो इसकी भी डेफिनेशन आ जाएगी। रेंज, इसके पैरामीटर्स भी डिफाइंड है, पहले स्टार्ट लेता है, फिर स्टॉप लेता है, फिर स्टेप ले लेता है। तो इस तरीके से ये भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर वर्क करता है। दूसरे होते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शंस हम लिखेंगे या जो कोई और प्रोग्रामर लिख रहा है, जो इनबिल्ट नहीं होते, पाइथन के अंदर ऑटोमेटिकली हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे प्रिंट फंक्शन है, रेंज फंक्शन है, हमने तो इनका लॉजिक नहीं लिखा, किसी और ने लिखा हुआ था। तो जो फंक्शंस प्रोग्रामर लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम लिखेंगे, उन्हें हम यूज़र डिफाइंड कहते हैं। और जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर होते हैं उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। डेफिनेशन इसको कह देते हैं कैलकुलेट, या इसको कह देते हैं कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये ए और बी दो नंबर्स लेता है और क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब लेट्स सपोज मुझे नंबर्स का, इन माई इमेजिनरी वर्ल्ड आई हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पर मैं उसमें सिर्फ एक ही नंबर पास करना चाहती हूँ, मेरी मर्जी है, या उसके अंदर मैं कोई नंबर पास नहीं करना चाहती। फिर मैं देखना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे प्रिंट ए इंटू बी, एंड फिर मुझे कुछ रिटर्न करना है, और फिर मैं कैलकुलेट प्रोडक्ट, मैं चाहती हूँ इस फंक्शन को मैं कॉल कर पाऊँ बिना कोई आर्गुमेंट की, खुद की वैल्यू पास किए हुए।
पर जैसे ही मैं ये करने की कोशिश करूंगी इट विल थ्रो मी एन एरर. व्हाट इज द एरर? कि कैलकुलेट प्रॉड के अंदर 2 रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मिसिंग हैं. यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए थे जो ए और बी के अंदर जाके स्टोर होते, तो एरर आ गया. पर अगर हम चाहते हैं कि कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना हो तब भी फंक्शन रन कर पाए, तो हम अपने पैरामीटर्स को कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं. डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब है ऐसी वैल्यूज जो तब यूज होंगी जब कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ. तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कुछ भी पास नहीं किया ना तो ये a और b को 1 एंड 1 वैल्यू अज्यूम कर लेगा. सेव करेंगे, रन करेंगे तो इस बार प्रिंट करवा देगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1. यहाँ पर अगर मैं 2 लिख देती, यहाँ पर अगर मैं 4 लिख देती, दोबारा रन करते तो बाय डिफॉल्ट 8 प्रिंट करवा देगा. हम चाहें तो एक सिंगल वैल्यू को भी डिफॉल्ट बना सकते हैं, जैसे b इज इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने, एंड इफ आई ओनली पास 1 हियर तो 1 इंटू 2 कैलकुलेट होगा. हम 1 पास करेंगे तो a के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा और b की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी. तो हमारे पास 2 आउटपुट के अंदर रिटर्न होकर आ जाएगा. पर हम इसका ऑपोजिट नहीं कर सकते. जैसे यहाँ तो मैंने 2 लिख दिया, यहाँ मैं b को खाली छोड़ दूँ. इफ आई ट्राई टू डू दिस इट विल थ्रो मी एन एरर. नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. यानी पहले हमेशा नॉन डिफॉल्ट आने चाहिए और लास्ट में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए. ऐसा नहीं है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को हमने पहले लिख दिया. ये वैल्यू मतलब a अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ है, तो a हमेशा बाद में ही आएगा. तो जब भी हमें डिफॉल्ट वैल्यूज देनी शुरू करनी होती है हम लास्ट से डिफॉल्ट वैल्यूज देना स्टार्ट करते हैं. तो इस तरीके से हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स वर्क करते हैं इन पाइथन. नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं टू सॉलिडिफाई आवर अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली फंक्शंस के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सीखने के लिए, जो बेसिक सिंटैक्स होता है, जो रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, वो हम कवर कर चुके हैं. इतना ही है फंक्शंस के अंदर टू सॉलिडिफाई आवर अंडरस्टैंडिंग. बस अब हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस को लिखना है ताकि हमें फंक्शंस को लिखने की आदत हो जाए. जैसे लूप्स के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा लूप्स को जितना लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जितना लिखेंगे, उतनी हमें आदत हो जाएगी. तो सबसे पहले सवाल के साथ सॉल्व करते हैं. राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द लेंथ ऑफ अ लिस्ट. लिस्ट इज द पैरामीटर. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस लिस्ट, लेट्स कॉल इट नंबर्स, जिसके अंदर या सिटीज़ ले लेते हैं. सिटीज़ के अंदर वी हैव दिल्ली, वी हैव गुड़गांव, वी हैव लेट्स से नोएडा, वी हैव पुणे, एंड वी ऑल्सो हैव मुंबई, चेन्नई. तो इस तरीके से मल्टीपल सिटीज़ हमारे पास आ गई. मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो इस सिटीज़ की लेंथ को प्रिंट कर सके. अब हमें नॉर्मली पता है लेंथ ऑफ सिटीज़, हम ये डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं. बस इसी वैल्यू को मुझे फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाना है. तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन डिफाइन अ फंक्शन, लेट्स कॉल इट प्रिंट लेंथ. प्रिंट लेंथ के अंदर हम सिटीज़, अपनी ये जो लिस्ट है इसको पास कर सकते हैं या कोई भी लिस्ट को पास कर सकते हैं. एंड फिर हमें प्रिंट करवाना है लेंथ ऑफ सिटीज़, या सिटीज़ की जगह इसके अंदर कोई भी लिस्ट हो सकती है. लेट्स कॉल इट आवर लिस्ट. तो जो भी लिस्ट हम इसके अंदर पास करेंगे ये उसकी लेंथ को प्रिंट करवा देगा. ये सिंपल फंक्शन है. एक और लिस्ट बना लेते हैं. लेट्स कॉल द सेकेंड लिस्ट हीरोज़. हीरोज़ के अंदर वी कैन हैव थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, वी कैन ऑल्सो हैव शक्तिमान. तो ये क्या हो गई, ये हमारी एक हीरोज़ की लिस्ट हो गई. सबसे पहले हम प्रिंट लेंथ को कॉल करेंगे किसके लिए, सिटीज़ के लिए. फिर प्रिंट लेंथ को कॉल कर देंगे अपने हीरोज़ वाली लिस्ट के लिए. सेव किया, रन किया. सिटीज़ की लेंथ क्या है, 6 के इक्वल है डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे 6 सिटीज़ के नाम है. और हीरोज़ की लेंथ क्या है, 4 के इक्वल है. तो ये एक हमारा कैजुअल सा नॉर्मल सा फंक्शन बन गया जो किसी भी लिस्ट की हमारे लिए लेंथ प्रिंट करवा सकता है. नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं. राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन अ सिंगल लाइन. अब सिंगल लाइन के अंदर लेट्स सपोज दिस इज माई लिस्ट. ये हीरोज़ वाली लिस्ट ले लेते हैं. हीरोज़ वाली लिस्ट के अंदर इफ़ आई ट्राई टू प्रिंट हीरोज़ ऑफ 0, व्हाट विल इट डू, ये हमारे लिए हीरोज़ ऑफ 0 को प्रिंट करवा देगा. एंड उसके बाद इफ़ आई ट्राई टू राइट हीरोज़ ऑफ 1, मुझे पता है अगर इस तरीके से मैंने बार बार प्रिंट को लिखा तो सारी चीज़ें नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होंगी. पर मुझे क्या चाहिए, मुझे सेम लाइन पे प्रिंट करवाना है. तो उसका फंडा अभी हमने सीखा था. क्या लॉजिक होता है, हम सिंपली अपने एंड को चेंज कर सकते हैं. एंड क्या होता है, एंड बैकस्लैश एन होता है. अगर हम एंड को यहाँ पर भी बैकस्लैश एन लिखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे नेक्स्ट लाइन वही सेम इफेक्ट आएगा. थॉर एक लाइन में, आयरन मैन एक लाइन में.
और अगर मैं यहाँ पे स्पेस कर दूँ तो अब ये सेम लाइन में नहीं आएंगे। जैसे थॉर एक लाइन में, स्पेस, आयरन मैन, स्पेस, फिर 6 आया। तो वही सेम लॉजिक मुझे फंक्शन के अंदर लिखना है। अच्छा, फंक्शन को अगर हम कॉल ना करें तो फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं, वो कुछ प्रिंट या काम नहीं करवाते हैं। जैसे यहाँ पर आई कैन क्रिएट माई सेकेंड फंक्शन जो क्या करेगा, जो प्रिंट करेगा लिस्ट को, प्रिंट माई लिस्ट, कोई भी लिस्ट हो सकती है फंक्शन के अंदर। और यहाँ पर हम लूप चला सकते हैं अपनी लिस्ट के लिए, फॉर आइटम इन लिस्ट प्रिंट माई आइटम विथ एंडिंग ऑफ स्पेस। ये मेरा फंक्शन है जो क्या करेगा, मेरे लिए सारे आइटम्स को सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट कर देगा। मैंने पहले फंक्शन को डिफाइन किया है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया है, उसके बाद प्रॉपर इंडेंटेशन दिया है, फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया है लिस्ट के ऊपर आइटरेट करने के लिए, फिर दोबारा इंडेंटेशन दिया है, प्रॉपर इंडेंटेशन इज नेसेसरी, एंड फिर मैंने आइटम्स को प्रिंट कर दिया है। तो जितनी फंक्शंस की नॉलेज थी, जितनी प्रिंट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन की नॉलेज थी, जितनी लूप्स की नॉलेज थी, लॉजिकली बहुत जितनी लिस्ट की नॉलेज थी, अब ये बेसिक जो हमने नॉलेज ली थी शुरू के 5 चैप्टर्स के अंदर, उस सब को हम कंबाइन कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। इफ़ यू लुक एट इट दैट वे, तो उससे पता चलेगा कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें कंबाइन करके कैसे कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बिल्ड हो सकते हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, बट धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन के अंदर अब बढ़ रहे हैं। इसको सेव कर लेंगे and I can call this print list function for my heroes। सेव किया, रन किया, सारे हीरोज सेम लाइन के अंदर प्रिंट होकर आ गए। अच्छा, लास्ट में ये परसेंटेज इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट में हमने क्या दिया है, एंडिंग में स्पेस दिया है, तो हम चाहें तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रिंट दे सकते हैं, या यहाँ पर नहीं, हम चाहें तो एक एक्स्ट्रा प्रिंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इस बार ये परसेंटेज का साइन हमारे लिए नहीं आएगा। तो दैट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेलिंग कैरेक्टर, बट अभी के लिए उसे इग्नोर कर सकते हैं हम चाहें तो। हम चाहें तो अपनी सिटीज़ को भी प्रिंट करवा सकते हैं इसी तरीके से। सेव किया, रन किया, सारी की सारी सिटीज़ हमारे लिए प्रिंट होकर आ गई। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, राइट अ फंक्शन टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ n, n इज़ द पैरामीटर। सबसे पहले तो फैक्टोरियल को रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टोरियल क्या होता था मैथ के अंदर, n फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये परसेंटेज का साइन मैथ के अंदर फैक्टोरियल के लिए यूज़ होता है कि हम 1 से लेके n तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 2 इंटू इस तरीके से। जैसे 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नॉर्मली हमने लूप से फैक्टोरियल कैलकुलेट किया ही हुआ है, ये पार्ट हटा देते हैं। एंड लेट्स सपोज हमें कोई नंबर है n इज इक्वल टू 5, मुझे n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। मुझे पता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम एक लूप चला सकते हैं फॉर i इन रेंज। मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेके n तक जाना है। तो 1 से हम स्टार्ट कर सकते हैं लूप को, n+1 तक जाएंगे और हर बार क्या करेंगे, एक फैक्टोरियल वेरिएबल बना लेते हैं, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। हर बार मुझे फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई करना है अपने i को, एंड लास्ट में हम प्रिंट करवा सकते हैं अपना फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास 120 प्रिंट होकर आ जाएगा। ये हमारा लॉजिक था, इसको हम लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो 120 मेरे लिए प्रिंट होकर आ जाएगा। बस इसी लॉजिक को मुझे एक फंक्शन के अंदर शिफ्ट करना है। इसको कट कर लेते हैं। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन, इट इज़ कॉल्ड कैलकुलेट फैक्टोरियल, जिसके अंदर कोई भी नंबर n आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फैक्टोरियल वेरिएबल बना लेंगे, फिर लूप चलाएंगे, फिर लूप के अंदर फैक्टोरियल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर फैक्टोरियल को प्रिंट करवा देंगे। हम चाहें तो रिटर्न भी कर सकते हैं। अब मैं इस कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ फॉर माई नंबर 5। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो 120 आ गया। 6 के लिए कैलकुलेट करें तो हमारे पास 720 आ गया। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए हम उनका फैक्टोरियल डायरेक्टली इस फंक्शन के थ्रू ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं। राइट फंक्शन टू कन्वर्ट USD टू INR। यानी मुझे क्या होगा, मुझे अमेरिकन डॉलर्स के अंदर कोई वैल्यू दी होगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिवन $1। मुझे इस वैल्यू को, USD वाली वैल्यू को INR इंडियन रुपी के अंदर कन्वर्ट करना है। करंटली जो आज कन्वर्जन रेट चल रहा है दैट इज़ 83
का, तो $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज़। तो हम सिंपली जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमें 83 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इफ़ वी आर गिवन 1 USD, इट इज़ इक्वल टू 83 INR। अगर 2 USD दिए जाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू 166 INR एंड सो ऑन। इस तरीके से हम अपने मल्टीप्लिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट डेफ, इसको कन्वर्टर कह देते हैं। कन्वर्टर के अंदर क्या मिलेगा? कन्वर्टर के अंदर हमें USD वैल्यू मिलेगी, और जो USD वैल्यू है उसको हमें INR में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे। पहले तो अपनी USD वैल्यू लिख लेते हैं। USD वैल्यू, USD इज इक्वल टू INR वैल्यू क्या हो जाएगी, या इनफैक्ट यहाँ कैलकुलेट भी कर लेंगे। INR वैल्यू इज इक्वल टू USD वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 83 फॉर टुडे, एंड यहाँ पे हम अपनी INR वैल्यू को यूज़ कर लेंगे विथ INR। इसको सेव कर लेते हैं। आई होप ये हमें समझ में आया होगा। जो भी डॉलर्स में वैल्यू आ रही है उसको बस 83 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं आर कन्वर्टर, जिसके अंदर लेट्स सपोज मैंने $1 पास किया शुरुआत में, तो मुझे प्रिंट करके दिखा रहा है 1 USD इज इक्वल टू 83 INR। इसी तरीके से लेट्स सपोज मुझे $100 प्रिंट करवाना है, तो $100 इज इक्वल टू 8300 INR। यहीं पर मुझे $73 की वैल्यू प्रिंट करवानी है, जो आई थिंक हमारे दिमाग में कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा, बट विल बी इक्वल टू 6059 INR। तो हमने एक फंक्शन बना लिया, कन्वर्टर फंक्शन, जो हमारे लिए हमारा काम अच्छे से आसान करके दे रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको हमने लिख के देख लिया है, जो आई होप कि अभी तक हमें थोड़ी सी आदत डाल देंगे फंक्शंस को लिखने की। फंक्शन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं। मतलब इनफैक्ट लूप्स के लॉजिक से मुझे फंक्शंस का लॉजिक ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि लूप्स में तो फिर भी सोचना पड़ता है व्हाट इज़ गोइंग टू बी द स्टॉपिंग कंडीशन, अपडेट कैसे करेंगे वेरिएबल को। बट फंक्शंस के अंदर हमें सिंपली डिफाइन करना है इनपुट क्या आएगा, काम क्या करना है, आउटपुट क्या आ जाएगा। बाकी फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स बहुत आसान होता है पाइथन के अंदर, वैसे ही चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें आसान होती हैं। तो आई होप कि अभी तक हमें फंक्शन समझ में आया होगा। एक मैं आपको यहाँ पे होमवर्क प्रॉब्लम भी दे देती हूँ। यू हैव टू राइट अ फंक्शन जो क्या करेगा, एक नंबर को इनपुट लेगा। मतलब आपका जो फंक्शन है उसके अंदर इनपुट में एक नंबर आना चाहिए, और आपका फंक्शन क्या करे, अगर वो नंबर ऑड है तो उस केस में एक स्ट्रिंग रिटर्न करे ऑड, ODD। और अगर वो नंबर इवन है तो आपके फंक्शन का जो आउटपुट होना चाहिए दैट शुड बी अ स्ट्रिंग आउटपुट सेइंग इवन। आपको क्या करना है, होमवर्क प्रॉब्लम में इस फंक्शन को लिखना है। ये कोई भी नंबर इनपुट लेगा, आउटपुट में अगर नंबर ऑड था तो ऑड स्ट्रिंग भेजेगा, रिटर्न करेगा, और अगर नंबर इवन था तो इवन स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। इफ़ यू आर एबल टू राइट इट, मतलब आप ठीक फंक्शंस के लॉजिक को समझ गए हैं और अब अपने फंक्शंस आप लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंक्शन से ही रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे प्रोग्रामिंग के अंदर हम कहते हैं रिकर्जन। अब रिकर्जन पढ़ने से पहले एक छोटी सी वार्निंग कि हो सकता है रिकर्जन एज अ टॉपिक हमें फर्स्ट टाइम पूरा का पूरा समझ में ना आए, और हो सकता है कि जो एक्सप्लेनेशन है उसे हमें 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखना पड़े, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। क्योंकि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, जब भी हम रिकर्जन को देख रहे होते हैं, तो जब फर्स्ट टाइम रिकर्जन हमें हिट करता है तो उसमें हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंड करने में एज अ बिगिनर, स्पेशली इफ पाइथन इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो थोड़ा सा चीज़ों को हो सकता है हमें रिपीट करके धीरे धीरे समझने की, पॉज करके समझने की कोशिश करनी पड़े, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। हर कोई जो अच्छा प्रोग्रामर है आज की डेट में, जो अच्छे से कोड कर रहा है, उसके साथ यही सेम सिचुएशन आई थी, तो आपके साथ भी अगर आ रही है तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तो रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को हम एक तरीके से ओवरव्यू लेकर इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। रिकर्जन इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर बेसिकली अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली। हमने देखा है कि अभी तक हम नॉर्मल प्रोग्राम लिखते आए हैं जिसमें बीच में एक फंक्शन होता है। अब जनरली क्या होता है, जनरली हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई कॉलिंग स्टेटमेंट होती है जो इस फंक्शन को कॉल करती है और इससे हमारा कुछ काम करवाती है। अब रिकर्जन के अंदर क्या होता है, रिकर्जन के अंदर ऐसे ही नॉर्मल प्रोग्राम होता है, नॉर्मल हमारा फंक्शन होता है, पर जो कॉलिंग स्टेटमेंट है एक तरीके से ये फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा होता है। उसके बाद दोबारा कॉल जाती है तो ये दोबारा खुद ही को कॉल कर रहा होता है, दोबारा खुद ही को कॉल कर रहा होता है, दोबारा खुद ही को कॉल कर रहा होता है।
तो ये जो सिचुएशन है हमें थोड़ी सी लूप्स जैसी लगेगी। लूप्स के अंदर क्या करते थे, लूप्स के अंदर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती थी जो रिपीट होके दोबारा काम करवा रही है, रिपीट होके दोबारा काम करवा रही है, रिपीट होके दोबारा काम करवा रही है। तो फंक्शंस भी लूप्स जैसा ही काम करते हैं, बस कॉलिंग स्टेटमेंट खुद ही की उनके अंदर आती रहती है। ऑल्सो अगर मैं बहुत प्लेन भाषा में बोलूँ तो रिकर्जन क्या है, लूप्स का ही एक खतरनाक वर्जन है। मतलब मैक्सिमम केसेस में हो सकता है हमें रिकर्जन की ज़रूरत ही ना पड़े, हमें रिकर्जन को लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, पर कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लूप से अगर हम सेम कोड को लिखेंगे, वही कोड रिकर्जन से लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पर बहुत जो आसान कोड्स होते हैं, जो आसान चीज़ें होती हैं, वो जनरली लूप से ही हम लिखना प्रेफर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो सारे के सारे काम हम लूप से करते हैं, वो सारे के सारे काम रिकर्जन से किए जा सकते हैं, और जो सारे काम रिकर्जन से किए जा सकते हैं वो सारे काम लूप से भी किए जा सकते हैं। तो लूप्स एंड रिकर्जन एक तरीके से इंटर रिलेटेड है, सेम काम हम दोनों से ही कर सकते हैं, बस कुछ केसेस में हम लूप्स को प्रेफर करते हैं जो जनरली हमारे बिगिनर लेवल के सारे कोड्स होते हैं, और बाद में अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सीखने निकले या कुछ और चीज़ सीखने निकले तो उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस होंगे जिसमें रिकर्जन आपको सिंपल कोड देगा एज कम्पेयर टू लूप्स। तो अब एक बार डिटेल में समझते हैं कि रिकर्जन एग्जैक्टली होता क्या है। ये तो हमने बात की कि रिकर्जन ऐसा फंक्शन होता है, रिकर्जन का मतलब होता है फंक्शन जब खुद ही को कॉल करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन जो किसी भी नंबर को प्रिंट करवा रहा है। इस फंक्शन को हम कह देते हैं शो। इट्स कॉल्ड शो, जो शो कर रहा है किसी भी नंबर को। इसके अंदर कोई भी नंबर आया n, तो ये क्या कर रहा है, उस नंबर n को प्रिंट कर रहा है। इतना सा सिंपल सा फंक्शन बनाया हमने और हम शो के लिए कॉल कर रहे हैं। लेट्स कॉल इट फॉर शो 5, तो ये क्या करेगा, हमें 5 शो करके दे देगा। इतना सिंपल सा फंक्शन है, अभी इसके अंदर कोई रिकर्जन नहीं है। अब लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, मुझे पहले 5 शो कराना है, फिर मुझे 4 प्रिंट कराना है, फिर मुझे 3 प्रिंट कराना है, फिर मुझे 2 प्रिंट कराना है, फिर मुझे 1 प्रिंट करवाना है, और इन सब को मैं एक ही फंक्शन कॉल के अंदर प्रिंट करवाना चाहती हूँ। यानी मैं शो को एक ही बार कॉल करना चाहती हूँ और शो मेरे लिए सारे नंबर्स को प्रिंट कर दे। अब मुझे पता है सबसे आसान तरीका होगा एक लूप रन कर दो जो 5 से लेके 1 तक जाए, पर मुझे ज़बरदस्ती रिकर्जन यूज़ करना है यहाँ पे। तो रिकर्जन को यूज़ करने का तरीका, लॉजिक ये होगा कि पहले देख लो काम क्या परफॉर्म हो रहा है। पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास नंबर n आ रहा है, दिस नंबर n, पहले हम उस n को प्रिंट करवाना चाहते हैं, फिर n-1 को प्रिंट करवाना चाहते हैं, फिर n-2 को प्रिंट करवाना चाहते हैं, फिर n-3 को प्रिंट करवाना चाहते हैं। कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, जब तक हम 1 तक नहीं पहुँच जाते। तो रिकर्जन को लिखने का पहला तरीका होता है, सबसे पहले तो रिकर्जन के अंदर काम लिख लो कि फंक्शन को काम क्या परफॉर्म कराना है। फंक्शन को बेसिकली जो भी n की वैल्यू आएगी उसके अंदर उस चीज़ को प्रिंट करवाना है, तो काम तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद एक बार हमने n को प्रिंट करवा दिया, यानी पहले मैंने 5 को प्रिंट करवा दिया, फिर मुझे 4 को प्रिंट करवाना है। क्या मैं कह सकती हूँ कि 4 इज n-1, 3 इज n-2, 2 इज n-3 एंड इस तरीके से। तो एक बार मैंने 5 को प्रिंट करवा दिया, फिर मैं शो को ही कॉल कर सकती हूँ टू प्रिंट n-1। यानी पहले शो कॉल हुआ फॉर n, फिर शो कॉल हुआ फॉर n-1। उसके बाद जब n-1 के लिए शो कॉल होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का कोड हमें देखने को मिलता है कि पहले हमने शो को कॉल किया फॉर n इज इक्वल टू 5, फिर इसने क्या किया, 5 को प्रिंट करवा दिया, एंड उसके बाद इसी ने शो को कॉल कर दिया फॉर n इज इक्वल टू 4, यानी n-1। उसने क्या किया, 4 को प्रिंट करवा दिया, फिर उसी ने कॉल कर दिया शो को फॉर n इज इक्वल टू 3 और 3 को प्रिंट करवा दिया, फिर इसी फंक्शन ने कॉल कर दिया शो को फॉर n इज इक्वल टू 2 और इसने क्या किया, 2 को प्रिंट करवा दिया, फिर इसी तरीके से इसी ने कॉल किया शो को फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड इसने क्या किया, 1 को प्रिंट करवा दिया। ये भी क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली अब 0 के लिए, -1 के लिए, -2 के लिए, इस तरीके से कॉल करते जाएगा। हम चाहते हैं किसी पॉइंट पे अब कॉल्स रुक जाए, हम चाहते हैं जैसे ही हम 1 को हिट करें वैसे ही हम 1 को प्रिंट करवाएं, या फिर जैसे ही हम 0 को हिट करें हमें बिना कुछ प्रिंट करवाए हुए वापस से अब रिटर्न कर जाना है, वापस चले जाना है। कहाँ वापस चले जाना है, जैसे ही हम n इज इक्वल टू 0 पे आए यहाँ पे वापस चले जाओ, फिर यहाँ पे वापस चले जाओ, फिर यहाँ पे, तो ऐसे हम लेवल वाइज वापस चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर व्हाट विल आई डू, जैसे ही हमारी वैल्यू n इज इक्वल टू 0 को हिट करेगी वैसे ही हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। जब हम रिटर्न के साथ कुछ भी वैल्यू लिखकर नहीं भेजते तो उसका मतलब है हम कंट्रोल रिटर्न कर रहे हैं, हम एज सच कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। तो यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, नहीं तो हम पहले 5 के लिए कॉल लगेगी, फिर 4 को प्रिंट करवाएंगे, फिर 3 को प्रिंट करवाएंगे, 2 को प्रिंट करवाएंगे, 1 को प्रिंट करवाएंगे, इस तरीके से। तो अब इफ आई ट्राई टू रन दिस फंक्शन, मेरे पास क्या प्रिंट होकर आएगा, मेरे पास प्रिंट होकर आएगा 5 4 3 2 1।
और ये क्या बन गया, ये रिकर्जन बन गई। एंड इसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इसी फंक्शन को हम एक रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। रिकर्सिव फंक्शन जिसके अंदर रिकर्जन हो रही है, कैसे हो रही है रिकर्जन, इस फंक्शन का नाम है शो, और इसी फंक्शन के अंदर ये दोबारा से शो फंक्शन को कॉल कर रहा है। पर शो फंक्शन को हम इस तरीके से इनफाइनाइटली कॉल नहीं कर सकते, हमें एट द एंड फंक्शन के अंदर कोई कंडीशन देनी होती है जिसके बेसिस पे हम रिटर्न कर पाएं। और ये जो हमारी कंडीशन होती है जिसके बेसिस पे हम रिटर्न करते हैं, इसी को हम बेस केस कहते हैं। जैसे लूप्स के अंदर स्टॉपिंग कंडीशन होती है, जो कंडीशन फॉर एग्जांपल मैंने वाइल लूप लिखा, तो वाइल के बाद जो हम ये कंडीशन लिखते हैं ये डिसाइड करती है लूप चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। वैसे ही रिकर्जन के अंदर बेस केस होता है जो डिसाइड करता है कि यहाँ पे रिकर्जन रुक जाना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, तो इसे हम बेस केस कहते हैं। बेस केस यहाँ पे क्या होगा, रिकर्जन कब रुके, रिकर्जन तब रुके जब n की वैल्यू 0 हो जाए, नहीं तो प्रिंट करवाते रहो। ऐसे ही यहाँ पे बेस केस में अगर मैं -1 लिख देती तो 0 भी प्रिंट हो जाता, तो 5 से लेके 0 तक सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास प्रिंट होकर आ जाती। तो रिकर्जन एक्चुअली वर्क कैसे किया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फॉर n इज इक्वल टू 3। प्रोग्रामिंग के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कॉल स्टैक। कॉल स्टैक का मतलब होता है कॉल यानी फंक्शन कॉल्स, स्टैक यानी स्टैक जैसे एक के ऊपर एक अगर हम बहुत सारी बुक्स रख दें, बहुत सारी मैगजीन रख दें, उसको हम कहेंगे स्टैक ऑफ बुक्स। तो जब हम एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, फिर तीसरा फंक्शन कॉल करते हैं, फिर चौथा फंक्शन कॉल करते हैं, इसे हम कॉल स्टैक कहते हैं, फंक्शन की कॉल्स का स्टैक। जब भी फंक्शन पाइथन के अंदर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वैसे मैं आपको समझा रही हूँ, रिकर्जन को समझने के लिए ज़रूरी नहीं हम कॉल स्टैक के बारे में जाने, पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी हम पाइथन के अंदर या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड करते हैं और हम फंक्शंस को लिख रहे होते हैं, इंटरनली फंक्शंस के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर मेमोरी के अंदर कॉल स्टैक नाम की चीज़ क्रिएट होती है। कॉल स्टैक को अगर मुझे इमेजिन करना हो, जैसे हमने वेरिएबल्स के लिए कंप्यूटर की मेमोरी को इमेजिन किया था, वैसे ही अगर मैं कॉल स्टैक को इमेजिन करना चाहूँ तो वो इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं, लाइक अ ग्लास और लाइक अ बकेट। ये हमारा कॉल स्टैक हो गया। अब जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने शो को कॉल किया फॉर n इज इक्वल टू 3, तो शो जो फंक्शन है वो इस स्टैक के अंदर क्या करेगा, जैसे बुक जगह ले लेती है स्टैक के अंदर, वैसे ही मान लेते हैं बुक ये अपनी एक लेयर बना लेगा। ये शो इज इक्वल टू 3 की लेयर होगी फॉर n इज इक्वल टू 3, और उसके फंक्शन के जितने भी रिलेटेड वेरिएबल्स होंगे ना वो सारे इसके अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। ये जगह ले ली इसने मेमोरी के अंदर। एक तो होता है वेरिएबल नॉर्मली जगह लेता है, फंक्शन ऐसे जगह लेता है। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया होता, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये जो मेरा वेरिएबल a इज इक्वल टू 1 2 3 है, ये फंक्शन के अंदर यहाँ पे आके स्टोर होता इस तरीके से। पर अभी तो मैंने ऐसा कोई फंक्शन नहीं बनाया हुआ। तो जब शो कॉल होता है फॉर 3, तो कॉल स्टैक के अंदर यहाँ पे इस तरीके से एक लेयर रिजर्व हो जाती है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब फंक्शन के सारे काम होंगे। फंक्शन सबसे पहले क्या काम परफॉर्म कर रहा है, पहले तो हम चेक कर रहे हैं n 0 है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो मतलब रिटर्न नहीं करना। फिर क्या कहता है, फिर कहता है प्रिंट कर दो n को। तो n को प्रिंट करेंगे तो हमारे लिए 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, शो को कॉल कर देगा फॉर n-1। तो इसी स्टैक के ऊपर, इसी गड्डी के ऊपर हमारी एक और लेयर क्रिएट हो जाएगी जो इस नए फंक्शन के लिए आएगी, इस नई कॉल के लिए आएगी। तो ये सेकंड कॉल हो गई, और ये कॉल हो गई फॉर शो n-1 यानी शो 2। तो यहाँ n की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, तो ये सेकंड लेयर आ गई। अब जैसे ही हम सेकंड लेयर में आ गए तो सेकंड लेयर के अंदर फंक्शन बिल्कुल नए सिरे से शुरू होता है। नए सिरे से शुरू हुआ यानी यहाँ से शुरू हो गया, तो दोबारा चेक करेगा n 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो प्रिंट करवा दो n को। n प्रिंट होके यहाँ पे प्रिंट हो गया 2 के इक्वल। उसके बाद क्या किया हमने, दोबारा शो को कॉल किया फॉर n-1, यानी थर्ड टाइम शो को कॉल करेंगे फॉर 1, तो एक थर्ड लेयर क्रिएट हो जाएगी फंक्शन की। थर्ड लेयर क्रिएट हुई जिसमें अब n की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो फंक्शन दोबारा से नए सिरे से शुरू हो जाएगा। अब n की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो अब चेक करेंगे क्या n 0 है, नहीं है, तो प्रिंट करवा दो n को। n को प्रिंट करवाया तो 1 मेरे लिए आके प्रिंट हो गया। यहाँ पे 1 क्यों प्रिंट हो रहा है n के लिए, क्योंकि इस फंक्शन कॉल के लिए n इज इक्वल टू 1 है। फिर दोबारा शो कॉल होगा फॉर n-1। n क्या है, 1 के इक्वल है, तो इस बार हम शो को कॉल करेंगे फॉर वैल्यू 0। जैसे ही 0 पे आएंगे नए सिरे से फंक्शन शुरू होगा और लेयर बन जाएगी, एक और लेयर बनेगी, और इस आखिरी लेयर में n की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा क्या n की वैल्यू 0 है, हाँ है, तो यहाँ से क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कर गए। रिटर्न करने का मतलब होता है ये जो आपकी ऊपर वाली लेयर है ये तो डिलीट हो जाएगी, ये लेयर आपकी डिलीट हो जाएगी, और हम वापस से इस नीचे वाली लेयर के अंदर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को तो हम डिलीट कर देंगे।
एंड वापस से नीचे वाली लेयर के अंदर आ जाएंगे। अब इस लेयर के अंदर क्या कोई काम परफॉर्म करवाने को बचा हुआ है? n इज इक्वल टू 1 वाली लेयर को एक ही काम था, 1 को प्रिंट करवा दो, उसको उसने प्रिंट करवा दिया था, 0 के लिए कॉल लगा दी थी, अब कोई काम नहीं बचा। तो अब क्या कर दो, अब इस लेयर को भी डिलीट कर दो, अब ये वाली भी लेयर डिलीट हो जाएगी एंड हम दोबारा वापस आ जाएंगे। पर अगर कोई काम होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मुझे एक और चीज़ प्रिंट करवानी होती एंड, तो पहले 3 2 1 प्रिंट होता, फिर 0 वाली लेयर से जब हम 1 वाली लेयर पे वापस आते तो क्योंकि एंड हो गया तो एंड प्रिंट होता, फिर 1 से 2 वाली पे आते तो एंड प्रिंट होता, फिर 2 से 3 वाली पे आते तो एंड प्रिंट होता। जैसे इफ आई ट्राई टू सेव इट एंड रन, तो पहले 3 2 1 तो प्रिंट हुआ, अब क्योंकि और भी काम बचा था पुरानी लेयर में तो उसके बाद एंड प्रिंट हुआ, फिर ये लेयर हटी यहाँ से और इसने बोला पुरानी वाली लेयर पे चलते हैं, अपना काम तो हो गया, तो वापस n इज इक्वल टू 2 वाली लेयर पे आए। n इज इक्वल टू 2 वाली लेयर ने इतना काम कर लिया था, अब उसको क्या बचा है काम, एंड को प्रिंट करवाना, तो उसने एंड को प्रिंट करवा दिया। फिर इस लेयर का भी काम हो गया, सो वी डिलीट दिस लेयर एंड वी गो टू द बॉटम लेयर। बॉटम मोस्ट लेयर में क्या है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 ने इतना काम करवा दिया, अब उसके लिए एंड वाला काम बचा हुआ है, तो उसने क्या किया, लास्ट में अपना एंड प्रिंट करवा दिया। और यहाँ से अब कॉल स्टैक क्या हो गया, कॉल स्टैक पूरा का पूरा खाली हो गया। तो जैसे कॉल स्टैक खाली हो गया मतलब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारी रिकर्जन वर्क करती है। अब ये जो कॉल स्टैक की पूरी फंक्शनिंग है ये हमें फर्स्ट टाइम में अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो और अगर आपको लग रहा है अच्छे से समझ में आ गई तब भी एक बार इसको रिपीट करके देखो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है रिकर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, और अगर हमें अभी से अच्छे से समझ में आ जाए तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाकर अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो। सो दिस इज हाउ रिकर्जन वर्क्स इन प्रोग्रामिंग। अब रिकर्जन के अंदर अगर हम इस बेस केस को हटा दें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कॉमेंट आउट दिस बेस केस, तो रिकर्जन क्या करेगी, जैसे लूप इनफाइनाइटली रन कर सकता था, यहाँ पे रिकर्जन भी इनफाइनाइटली रन कर सकती है। और रिकर्जन इनफाइनाइटली रन करेगी तो एट अ पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पूरी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेगी और आपका कोड क्रैश कर जाएगा। जैसे इफ आई ट्राई टू सेव इट एंड रन, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड, यानी वो इतनी जल्दी रिकर्जन के अंदर डेप्थ एक्सीड हो गई कि प्रोग्राम खुद ही बंद हो गया, वो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकर्जन के अंदर। रिकर्जन के अंदर कैसे हम रिकर्सिव कोड को लिखते हैं, हम अपना काम देखते हैं, मुझे काम क्या करवाना है, उसके बाद हम देखते हैं मेरा बेस केस क्या होना चाहिए। ऑल्सो जनरली मैक्सिमम केसेस के अंदर रिकर्जन को हम यूज़ नहीं करेंगे, रिकर्जन के स्पेसिफिक यूज़ केसेस होते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं। जनरल केसेस के अंदर हम लूप्स को यूज़ करके ही अपने काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट रिकर्जन का एक और हम एग्जाम्पल समझने वाले हैं। तो रिकर्जन को हम समझेंगे थ्रू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमें ऑलरेडी पता है, जैसे हमें पता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n, इस तरीके से फैक्टोरियल काम करता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2। इस तरीके से नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं होता। 0 फैक्टोरियल बाय डिफॉल्ट 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी बाय डिफॉल्ट हम 1 लेते हैं। ये क्या है, ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, तो इन्हें तो साइड में रख देते हैं। अगर हम इस तरीके से फैक्टोरियल को इमेजिन करें, कैन आई से दैट 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल इंटू 3, क्योंकि 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल तो होता है, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 3। उसी तरीके से 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल इंटू 4, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू इन मैथ। यही होता है। 5 फैक्टोरियल, टेस्ट कर लो 5 पे, मैं कह रही हूँ 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 5। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, मेरे पास 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। इसी तरीके के रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब ये जो चीज़ आई है निकल के, इसी से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हम रिकर्जन को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ी वाली वैल्यू है वो अपने ही छोटे वर्जन के ऊपर डिपेंड कर रही है। वैसे तो टेक्निकल टर्म्स में इसे रेकरेंस रिलेशन कहते हैं, पर इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं रेकरेंस रिलेशन क्या होता है एल्गोरिदम्स के अंदर। अगर कॉलेज के अंदर इफ़ यू हैव पाइथन एज अ सब्जेक्ट और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा रेकरेंस रिलेशन क्या होता है। जहाँ पे रेकरेंस रिलेशन बनता है वहाँ रिकर्जन लिखी जा सकती है।
दिस इज अ रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस यानी रेकरेंट, ऐसी चीज जो रीअकर कर रही है, जो दोबारा रिपीट होके आ रही है। तो बड़ी चीज का छोटा वर्जन रिपीट होके आ रहा है, इसीलिए यहाँ रिकर्जन यूज हो सकता है। अब रिकर्जन को प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करेंगे? बेसिकली अपने कोड के अंदर क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन होगा जिसमें मुझे फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करना होगा, तो बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करने के लिए हम अपने कोड में पहले n-1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। तो इसी चीज़ को, ये जो हमने रिलेशन निकाला, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि अगर मुझे कहीं भी फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करना है तो पहले क्या करो, फैक्टोरियल ऑफ n-1 कैलकुलेट कर लो, फिर उसको n से मल्टीप्लाई कर लो। कहीं भी अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n-1 कैलकुलेट करना है तो पहले फैक्टोरियल ऑफ n-2 कैलकुलेट कर लो, फिर उसे n से या n-1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरीके से फैक्टोरियल के अंदर हम रेकरेंस या रिकर्जन को यूज़ कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली हम फैक्टोरियल ऑफ n-1 पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस रिलेशन को अगर मुझे कोड में कन्वर्ट करना हो तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ, एक फैक्टोरियल फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी नंबर n आएगा, तो फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले फैक्टोरियल ऑफ n-1 कैलकुलेट करूँगी, फिर उसे n से मल्टीप्लाई करूँगी, और ये जो मेरी फाइनल वैल्यू आएगी इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम कर देंगे रिटर्न। ये हमारा कोड होने वाला है। अब इस कोड के अंदर मान लो मैंने फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए कॉल लगाई। इमेजिन करते हैं मैंने फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए कॉल लगाई, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या करेगा, पहले फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट करेगा, फिर ये फैक्टोरियल ऑफ 2 कैलकुलेट करेगा, फिर ये फैक्टोरियल ऑफ 1 कैलकुलेट करेगा, फिर ये पहले फैक्टोरियल ऑफ 0 कैलकुलेट करेगा, फिर ये कहाँ आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ -1 पे आ जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ नहीं है अभी स्टॉप करने के लिए। तो काम तो हमने देख लिया मुझे क्या करना है, पर बेस केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस केस यानी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए रिकर्जन की, स्टॉप कहाँ पे कर जाए, जहाँ 1 या 0 आ जाए वहाँ पे स्टॉप कर जाओ। यानी फैक्टोरियल ऑफ 1 या फैक्टोरियल ऑफ 0 हमें पहले से पता होता है कि अगर मेरे n की वैल्यू 1 हो गई या फिर मेरे n की वैल्यू 0 हो गई, उस केस में क्या करना है, स्टॉप कर जाओ। इस केस में मुझे फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्या है, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो उस फैक्टोरियल की वैल्यू को रिटर्न कर दो कि फैक्टोरियल ऑफ 1 जब यहाँ पे रिटर्न होके आएगा तो वो 1 ही आएगा, फिर फैक्टोरियल ऑफ 2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरा बेस केस हो गया एंड ये मेरी फाइनल वैल्यू हो गई। सो दिस इज माई रिकर्सिव कोड फॉर राइटिंग फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल ऑफ 2 में कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम कर सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा उसे प्रिंट भी करवाना होगा, प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 के इक्वल। इसी तरीके से फैक्टोरियल ऑफ 4 हो जाएगा 24 के इक्वल, एंड इसी तरीके से फैक्टोरियल ऑफ 5 हो जाएगा 120 के इक्वल। यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 6 मेरे पास रिटर्न होकर आएगा 720 के इक्वल, इस तरीके से। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुई उसको थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। बाकी अगर हमें कॉल स्टैक अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी अभी बननी स्टार्ट हो गई होगी कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं कि अगर हमने फैक्टोरियल ऑफ लेट्स सपोज 4 के लिए कॉल लगाई, तो ये हमारा कॉल स्टैक था, पहले फैक्टोरियल ऑफ 4 की लेयर बनी, फैक्टोरियल ऑफ 4 ने बोला नहीं पहले मेरे लिए फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट करो, तो एक और लेयर बनी फैक्टोरियल ऑफ 3 की। फैक्टोरियल ऑफ 3 ने बोला नहीं मेरे लिए पहले फैक्टोरियल ऑफ 2 कैलकुलेट करो, तो एक और लेयर बनी फैक्टोरियल ऑफ 2 की। फैक्टोरियल ऑफ 2 ने बोला नहीं मेरे लिए फैक्टोरियल ऑफ 1 कैलकुलेट करो, तो एक और लेयर बनी फैक्टोरियल ऑफ 1 की। अब जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ 1 पे हम पहुंचे, फैक्टोरियल ऑफ 1 के लिए हमने देखा क्या n इज इक्वल टू 1 है, हाँ, तो उसने बोला 1 रिटर्न कर दो यहीं से। तो हम यहाँ से प्रीवियस लेयर पे आ गए, क्या रिटर्न करके, वैल्यू 1 रिटर्न करके। ये क्या करेगा, ये अब यहाँ से हट जाएगा। 2 वाली लेयर क्या करेगी, 2 वाली लेयर कहेगी कि फैक्टोरियल ऑफ 1 तो मेरे पास आ गया विच इज इक्वल टू 1, इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये पुरानी वाली लेयर को 2 सेंड कर देगी, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 2 2 हो जाएगा और ये वाली लेयर्स यहाँ से हट जाएंगी। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 वाली लेयर क्या कहेगी, फैक्टोरियल ऑफ 2 आ गया यानी इक्वल टू 2, तो मैं क्या करूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रिटर्न कर दूँ, तो ये लेयर 6 रिटर्न कर देगी और खुद यहाँ से हट जाएगी। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 में क्या आया, फैक्टोरियल ऑफ 4 में फैक्टोरियल ऑफ 3 ने 6 रिटर्न कर दिया, तो इसका काम है 6 से खुद को मल्टीप्लाई करना है यानी 4 को मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, मेन फंक्शन को 6 इंटू 4 24 रिटर्न कर देगा। तो इसीलिए फैक्टोरियल ऑफ 4 को जब हम प्रिंट करवाते हैं द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी, द फाइनल वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 24।
तो मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा डीप में आपको मैं अंडरस्टैंडिंग बताऊं, ओवरव्यू नहीं दूं, सिर्फ आपको एक्चुअली बताऊं रिकर्जन काम कैसे करता है, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और कई सारे स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामिंग को क्विट कर देते हैं, रिकर्जन को देख के ही क्विट कर देते हैं, सोच के कि पता नहीं क्या डिफिकल्ट चीज़ है। पर डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस लूप्स का दूर का कोई कज़न है जो आ गया है। एंड ये जो कज़न है, शुरुआत में पर्सनालिटी रीड करना इसका डिफिकल्ट है, बट जितना यू गेट टू अंडरस्टैंड हिम और द मोर यू गेट टू अंडरस्टैंड हर, उतना आपको लगेगा अच्छा ठीक है, चीज़ें सिंपल है, ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स था, पर जितना आप इसको यूज़ करेंगे, ऑल्दो अभी हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हमें रिकर्जन उतना देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी हमने इसे पढ़ लिया है इन केस अगर आपका मन है डीए से बाद में जाके सीखने का यूजिंग पाइथन। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, पर अगर आप नहीं भी कर पाते तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रिकर्जन के क्वेश्चंस हैं एंड दे आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अ बिगिनर टू सॉल्व। तो कोई नहीं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं क्लास के अंदर। पहला सवाल कह रहा है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले तो एक ऐसा फंक्शन लिख लेते हैं जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवा दे। जैसे कोई भी फंक्शन है जिसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं n, वो क्या करे, n से लेके 1 तक सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा दे, ऐसा फंक्शन हम लिख लेते हैं। तो डेफ, इस फंक्शन को नाम वही दे देते हैं कैलकुलेट सम, पर ये अभी प्रिंट करवाएगा सिर्फ। तो काम क्या है, काम है प्रिंट करवाना, तो प्रिंट करवा दो n को। फिर क्या करो, n-1 को प्रिंट करवाने के लिए कॉल लगा दो। तो कैलकुलेट सम को मैंने कॉल लगा दी 5 के लिए, तो इट विल प्रिंट, ओके, वी इंपॉर्टेंट चीज़ हम भूल गए, बेस केस। बेस केस क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाए, अब 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं, तो यहाँ से रिटर्न कर जाओ। सेव किया, रन किया, तो 5 4 3 2 1 मेरे लिए प्रिंट होकर आ गए। अब मुझे क्या करना है, ये जो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, अब काम प्रिंट करवाने का नहीं है, अब काम है सम कैलकुलेट करने का। तो सम कैसे कैलकुलेट करें, बेसिकली पहले आप इस फंक्शन को बोलो कि n-1 नंबर्स का सम ये हमारे लिए कैलकुलेट करके ले आए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ n को ऐड कर देंगे। यानी अगर 4 तक सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट होकर आ गया, तो बस उसके अंदर 5 को ऐड कर दो। 3 तक सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट होकर आ गया, तो उसके अंदर बस 4 को ऐड कर दो। तो ये फंक्शन कह रहा है कि अगर मुझे सम ऑफ 5 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करो, पहले सम ऑफ 4 कैलकुलेट कर लो, उसमें 5 को ऐड कर दो। सम ऑफ 4 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करो, सम ऑफ 3 कैलकुलेट कर लो, उसमें 4 को ऐड कर दो। सम ऑफ 3 के लिए सम ऑफ 2 कैलकुलेट कर लो, उसमें 3 को ऐड कर दो। इस तरीके से हम चलने वाले हैं। तो ये हमारा फाइनल सम हो जाएगा, और इसी फाइनल सम को हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ अब हमें नंबर को प्रिंट नहीं करवाना, हमें सिंपली सम रिटर्न कराना है कि पहले हमसे छोटे वाले सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करके ले आओ, उसके अंदर मुझे ऐड कर दो। और n इज इक्वल टू 0 के लिए हम क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे, हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे 0 के इक्वल। अब हमारे पास, ओके, आई हैव टू प्रिंट दिस वैल्यू, ये ऐसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, सम वेरिएबल, एंड आई विल प्रिंट द सम। लेट्स सेव इट एंड री एग्जीक्यूट। तो 1 से लेके 5 तक नंबर्स का सम हमारे पास आ गया 15 के इक्वल। इसी तरीके से मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर्स का सम चाहिए, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 55। इस तरीके से हम रिकर्सिवली 1 से लेके n तक सारे के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और फंक्शन की तरफ आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। इसमें हिंट दिया हुआ है कि फंक्शन के अंदर लिस्ट एक हमारा पैरामीटर हो जाएगा और एक इंडेक्स पैरामीटर हो जाएगा। तो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को हमें रिकर्सिवली प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिस्ट है A, B, C, इसके सारे एलिमेंट्स को मुझे रिकर्सिवली प्रिंट करना है। तो क्या मैं कह सकती हूँ, पहले इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 है तो पहले इसको प्रिंट कर दो, फिर इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए टू 1, फिर इसे प्रिंट कर दो, फिर इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए, फिर इसे प्रिंट कर दो। तो हर बार हर फंक्शन कॉल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करके +1 करके +1 करके +1 करके भेजना पड़ेगा। और स्टॉपिंग कंडीशन बेस केस क्या बनेगा, बेस केस बनेगा जब मेरी इंडेक्स की वैल्यू मेरी लेंथ ऑफ लिस्ट के इक्वल हो जाए। क्योंकि जैसे इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई तब तो कुछ नहीं प्रिंट करवाना, तब वापस आ जाओ। तो इसे एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है अपनी लिस्ट को, अंडरस्कोर लिस्ट। इसके अंदर 2 मेरे पास पैरामीटर्स होंगे, एक मेरी लिस्ट आएगी, एक मेरा इंडेक्स आएगा। काम क्या है, काम है जो आपके पास इंडेक्स आया है ना, लिस्ट पर जाओ और उस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो, और फिर
बाकी के इंडेक्स के लिए यानी नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल लगाओ, तो हम प्रिंट लिस्ट को कॉल लगाएंगे फॉर आर लिस्ट एंड इस बार इंडेक्स को कर देंगे +1। पहले 0 था, सॉरी ये 0 नहीं, ये इंडेक्स होना चाहिए। पहले इंडेक्स 0 था, अब 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक इंडेक्स की वैल्यू लेंथ ऑफ लिस्ट के बराबर नहीं हो जाती। जहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू लेंथ ऑफ लिस्ट के बराबर हो जाए वहाँ से सिंपली रिटर्न कर जाओ। दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन। कैसे? प्रिंट लिस्ट खुद ही को कॉल कर रहा है, बस कुछ अपडेशंस के साथ। अपडेट क्यों कर रहा है इंडेक्स को? नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा लूप, या लूप नहीं सॉरी रिकर्जन हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज वी क्रिएट अ लिस्ट कॉल्ड फ्रूट्स, वी हैव मैंगो, वी हैव लीची, वी हैव एप्पल एंड वी हैव बनाना। इसको सेव कर लेते हैं एंड प्रिंट लिस्ट को कॉल करेंगे फॉर आर फ्रूट्स वाली लिस्ट। इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स रन इट। ओके, हमने फ्रूट्स तो पास कर दिया लिस्ट के अंदर, पर इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी। तो इंडेक्स की जो स्टार्टिंग वैल्यू है, अगर यहाँ पे पास नहीं की, हम चाहें तो इसे एक ऑप्शनल पैरामीटर भी बना सकते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दो। तो मैंगो प्रिंट हो गया, फिर लीची प्रिंट हो गया, फिर एप्पल प्रिंट हो गया, फिर बनाना प्रिंट हो गया। आई होप इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें वर्किंग समझ में आई होगी कि पहले फ्रूट्स के लिए कॉल किसकी गई? इंडेक्स नंबर 0 की। तो पहले चेक किया क्या 0 लेंथ के बराबर है? नहीं है, तो इसने क्या प्रिंट करवा दिया? मैंगो को प्रिंट करवा दिया। फिर इंडेक्स इंक्रीज हो गया, तो नेक्स्ट जो कॉल आई उसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई। 1 के लिए इसने प्रिंट करवा दिया लीची को, फिर इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई, फिर इसने एप्पल को प्रिंट करवाया, फिर बनाना हो गई, फिर दोबारा इंडेक्स की वैल्यू 4 के इक्वल हो गई। 4 में इसने चेक किया अब तो लेंथ के बराबर हो गया, अब कुछ प्रिंट नहीं करवाना, तो अब यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो इस तरीके से रिकर्जन काम करता है। बाकी ये जो जितने भी कोड्स हमने रिकर्जन के लिखे एज अ बिगिनर, ये बिल्कुल हमें डिफिकल्ट लग सकते हैं। तो अगर हमें रिपीट करके चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़े तो टेंशन वाली बात नहीं है, उन्हें रिपीट करके देख लेना, क्योंकि रिकर्जन को समझने में लगता है टाइम। उस टाइम को आप जितना इन्वेस्ट करेंगे लर्निंग के ऊपर, उतना बेटर तरीके से हमें चीज़ें समझ में आएंगी, उतने स्ट्रॉन्ग हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। तो आई होप कि रिकर्जन पढ़ने में या फंक्शंस पढ़ने में हमें खूब सारा मज़ा आया हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर के जो नोट्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।